Dear student, welcome to my class. In today's class, we will briefly discuss about the different type of classification available for the organic compound and naming. हम यहाँ डिटेल में कुछ भी नहीं अभी देखेंगे, हम ब्रीफ आइडिया लेंगे कि हमने नेमिंग प्रोसेस क्या है और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो इस पे बेस्ड है, क्लासिफिकेशन तो जो डिफरेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं उनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है, उनको कैसे नेमिंग की जाती है, ये आज हमारा टॉपिक है और हमारा डिस्कशन आज इसी के अराउंड रहेगा। तो जब अर्ली डेज में जब केमिस्ट्री का इवोल्यूशन हो रहा था, जब लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखा तो उन्होंने देखा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको वो ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड कर पाते थे। एक वो कंपाउंड जो ओपन चेन या ब्रांच चेन है और स्पेसिफिकली वो स्मोक देते हैं जब उन्हें बर्न किया जाता है। इस टाइप के कंपाउंड्स चूंकि स्मोक देते हैं तो उनको नाम एलिफेटिक दे दिया गया। और दूसरे टाइप के कंपाउंड्स जो थे वो जनरली वो चेन थे और प्लेजेंट एरोमा देते थे, तो उनको इसके बेस पे एरोमा के बेस पे एरोमेटिक कंपाउंड के रूप में क्लासिफाई किया गया। तो जो बिल्कुल स्टार्टिंग में ये दो क्लासिफिकेशन हमें मिलते हैं, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। तो जो इनकी है स्मोकी, प्लेजेंट, एरोमा। आज भी हम इस क्लासिफिकेशन को यूज करते हैं, लेकिन अब इसकी डेफिनेशन बदल गई। तो आज हमारा जो बेसिक है कि हमने वो कौन कौन से क्लासिफिकेशंस रहे जिनके बेस पे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को क्लासिफाई किया जा सकता है या क्लासिफाई किया गया या उनके ऊपर अटेम्प्ट हुए। तो पहला जो था सबसे बिल्कुल इनिशियल फेज में हमने एलिफेटिक और एरोमेटिक में इसको ब्रेकअप किया था, जो उस टाइम के केमिस्ट थे। तो एलिफेटिक जो बर्निंग पे स्मोक देते थे और एरोमेटिक जिनमें प्लेजेंट एरोमा था। इसके बाद हमने देखा कि उसी टाइम में वोलर ने सिंथेसाइज किया था यूरिया का नेचुरल उससे एक्सट्रैक्शन नहीं हुआ था, उसको सिंथेसाइज किया गया था। तो एक और क्लासिफिकेशन पॉसिबल है, ये अगर ए है तो बी को हम कह सकते हैं नेचुरल एंड सिंथेटिक। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो नेचुरली अकर करें उनको नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड कह दिया, भले ही वो कितनी भी कैटेगरी में हो। और जो दूसरे हैं जो सिंथेटिक रूप से या सिंथेटिकली जो लैब में प्रोड्यूस किए जाएं तो उनको अलग कैटेगरी दे दी गई। तो ये भी कुछ केमिस्ट ने ये कैटेगराइजेशन भी यूज किया, लेकिन ये इतना सिग्निफिकेंट कैटेगराइजेशन नहीं है क्योंकि प्रॉपर्टीज बहुत ही वाइड से रेंज से इसमें डिफरेंट हो जाएंगी, क्योंकि वो अलग अलग तरह के कंपाउंड लैब में सिंथेसाइज किए जा सकते हैं और नेचुरल भी मिल सकते हैं। तो ये अब इतना पॉपुलर या इतना वाइटल या इतना इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन नहीं है। इसके बाद एक और क्लासिफिकेशन आया, वो क्लासिफिकेशन है एसाइक्लिक एंड साइक्लिक। तो acyclic organic compounds are those compounds which are open chain or branch chain,
और साइक्लिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जो चेन जिसमें क्लोज हो जाती है, जो रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो चाहे सिंगल रिंग हो, चाहे फ्यूज्ड रिंग्स का सिस्टम हो जहां दो या दो से ज्यादा रिंग्स फ्यूज होती हो, इस टाइप के कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड में गिने जाते हैं। और एसाइक्लिक कंपाउंड ओपन स्ट्रक्चर है, चेन स्ट्रक्चर है। ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किए जा सकते हैं, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच्ड। साइक्लिक कंपाउंड को भी दो तरह में डील किया जा सकता है, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में आल कार्बन होंगे, कार्बन के अलावा कुछ नहीं होगा। इसमें एटलीस्ट वन इज नॉट कार्बन। इस चेन में, इस रिंग में एक एटम जरूर ऐसा होगा जो कार्बन नहीं होगा, वो नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है। तो इस तरह से पायरिडीन, पायरॉल वगैरह जो कंपाउंड बनते हैं वो हेट्रोसाइक्लिक है। और होमोसाइक्लिक बेंजीन टाइप के कंपाउंड है, बेंजीन, टॉल्यूइन वगैरह, जिसमें जो रिंग है उसमें सारे के सारे कार्बन हैं और कार्बन के साथ ग्रुप्स लगे हैं या हाइड्रोजन लगा। इन दोनों को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ये भी एरोमेटिक हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एरोमेटिक ना हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये वाला एरोमेटिक और इस वाले एरोमेटिक के बीच में डिफरेंस है। यहां जब हम एरोमेटिक बात कर रहे हैं तो एरोमेटिसिटी को डिफाइन करने का प्रिंसिपल आ चुका है। उस प्रिंसिपल के हिसाब से, वो जो रूल्स हैं उसके हिसाब से एरोमेटिसिटी को डिफाइन किया जाता है और उन कंपाउंड्स को एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है, ना कि ऑडोर या फ्रेग्रेंस के बेस पे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे जो क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पे तीन तरह का भी हमने क्लासिफिकेशन देख लिए। और ये बीच वाला नेचुरल और सिंथेटिक को छोड़ के बाकी दोनों वाइडली इन यूज है। इसके अलावा एक और है, तो इस तरह से तीन वाइडली यूज है, लेकिन नेचुरल और सिंथेटिक को भी यूज किया जाता है। तो अब फोर्थ को हम देखेंगे, फोर्थ जो है वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। तो OH ये सब फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, एमीन ग्रुप है, नाइट्रोबेंजीन ग्रुप है। तो ये सब नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्राइल ग्रुप भी होते हैं। इस तरह से जो ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो कार्बन के ओपन स्ट्रक्चर पे या रिंग के साथ अटैच होके उनको डिफरेंट प्रॉपर्टीज देते हैं, तो हम इसको फोर्थ क्लासिफिकेशन भी हम जानते हैं फंक्शनल ग्रुप पे बेस हो जाता है। तो इस हिसाब से भी कंपाउंड बेस होते हैं, क्लासिफाइड किए जाते हैं, क्योंकि जो कंपाउंड एक टाइप के फंक्शनल ग्रुप से जुड़े होंगे उनकी प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट सिमिलर सी ही रहती हैं या ग्रेजुअल चेंज होता है।
तो अब हमारा यहाँ पे क्लासिफिकेशन का हमने एक ब्रीफ आइडिया लिया कि हम किस किस तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं। अब क्लासिफिकेशन के साथ साथ ये चीज भी आ जाती है कि हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। तो अर्ली पीरियड में ट्रिवियल नेमिंग होती थी और उसके बाद एक सिस्टमैटिक अप्रोच ली गई। जो ट्रिवियल नेमिंग थी उसका कोई रैशनल नहीं था, कोई सिस्टमैटिक पैटर्न नहीं था, वो नेम कर दिया जाता था और उसमें एम्बिग्युइटी भी रहती थी। वो कोई स्ट्रक्चर को भी डिफाइन नहीं करता था, ना आपके मॉलिक्यूल के बारे में कुछ बताता था, बस वो नेमिंग का एक प्रोसेस था जिसके थ्रू एक कंपाउंड को नेम किया जाता था। और वो लोग शुरुआत के पीरियड में, तो ये ट्रिवियल मेथड था। तो ये नॉन सिस्टमैटिक नेम ऑफ कंपाउंड and not recognized according to any not according to rules of any formal system। इसकी वजह से क्या हुआ कि जब एम्बिग्युइटी बढ़ने लगी, डिफरेंस बढ़ने लगा और एक तरह की कॉन्फ्लिक्ट या कंफ्यूजन क्रिएट होने लगा, तो जो उस वक्त की सोसाइटीज थी, जो उस वक्त के वर्ल्ड वाइड सिस्टम थे, उन्होंने एक मेथड को अडॉप्ट करने की सोची जो एक सिस्टमैटिक वे हो। तो IUPAC ने IUPAC जो एक इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उन्होंने एक रूल बुक को बनाया, यानी उन्होंने रूल्स डिसाइड किए जिसके ऊपर इसको नेमिंग को रखा जाए, यानी वो रूल्स फॉलो होंगे नेमिंग के लिए जिससे एम्बिग्युइटी से बचा जाए, कोई कंफ्यूजन ना हो। उसको उन्होंने वो रूल्स बना के उसको पब्लिश किया और वो बुक थी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये बुक IUPAC ने पब्लिश की, जिसे फॉर्मली ब्लू बुक के नाम से जानते हैं, फॉर्मली नोन एज ब्लू। तो सबसे पहली बुक जो पब्लिश हुई थी, फर्स्ट पब्लिकेशन वो 1979 में हुआ था। इसका अपडेटेड वर्जन 1993 में आया था और जो फुली रिवाइज्ड वर्जन था
वो 2013 में है। तो एट प्रेजेंट IUPAC के हिसाब से नेमिंग की जाती है, लेकिन IUPAC नेमिंग काफ़ी टीडियस और डिफिकल्ट और बहुत ज़्यादा रूल्स के ऊपर बेस है, इसलिए लार्ज मॉलिक्यूल्स के नेमिंग इतनी बड़ी हो जाती है कि उनको प्रोनाउंस करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस केस में कई बार इसको हमेशा ये नहीं चाहा जाता कि IUPAC नेमिंग को यूज़ किया जाए। ये वहीं पे बिल्कुल परफेक्टली एप्लीकेबल होती है जहाँ कोई एम्बिग्युइटी हो, उसके अलावा इसको इतना इस पे फोर्स नहीं दिया जाता कि इसको यूज़ किया जा सके। तो ये आज हमने अपने इस सेशन में देखा कि कैसे एक ब्रॉडली कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, और उनकी नेमिंग के लिए कौन कौन से मेथड अडॉप्ट किए जाते हैं। तो हम लोग अपना क्लास आज यहीं ख़त्म करते हैं। तो थैंक्स डियर स्टूडेंट एंड हैव ए नाइस डे।